जब मेरी आपा की शादी हुई तो मैं 17 बरस की थी। बहन विदा होकर चली गई तो मेरा दिल वीरान सा लगने लगा। हम दो ही बहनें थीं और कभी आपस में जुदाई नहीं हुई थी। अब आपा की जुदाई शाख गुजरने लगी। उदास रहती थी, घर में दिल नहीं लगता था। एफए के बाद कॉलेज जाना भी मौकूफ हो गया था। वालदा अकेले कहीं आने जाने नहीं देती थी, बड़ी पाबंदियां थी। हत्ता कि आपा के घर भी रात रुकने की इजाजत नहीं थी जब तक अम्मी साथ ना होती। ऐसे माहौल में जाहिर है और भी घुटन महसूस होती। आपा दुल्हा भाई के साथ मैके सुबह आती, शाम को वो इन्हें लेने आ जाते। मैं दुआ करती कि खुदा मेरी आपा को औलाद से नवाज दे ताकि इसी बहाने में आपा के घर जा सकूं। शादी के कुछ अरसे बाद बहनोई का तबादला हो गया और वो दूसरे शहर चले गए। आपा ने अम्मी को बुला लिया कि यहाँ बहुत अच्छा और खूबसूरत मकान मिला है, लेकिन इसे सेट करना मेरे बस की बात नहीं। आप चंद दिनों के लिए कोयटा आ जाइए और घर की सेटिंग में मदद कीजिए। मधिया को भी हमरा लेती आइए। इन दिनों आपा उम्मीद से थी, इस वजह से अम्मी जान ने फैसला किया कि थोड़े दिनों के लिए बेटी के पास जा रही हैं। मुझे साथ लिया और आपा के पास चली हैं। हमारे आने से आपा तो खुश हुई ही, मेरी खुशी का भी ठिकाना ना था। इनके घर जाकर रहने का मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। अम्मी ने इनके खूबसूरत घर को सेट किया और मैंने सजा संवार दिया। मेरे बहनोई भी हमारे आने से बहुत खुश थे और खातिर मदारत करते थकते ना थे। मकान काफी बड़ा था, इसलिए हमें अलग कमरा दे दिया गया। मैं रसाइल और मुख्तलिफ डाइजेस्ट मंगवा लिया करती थी। जिस मुलाजिम से मैं रिसाले मंगवाती थी वो एक मुकामी नौजवान था। इसका नाम दिलावर था। बहुत खूबसूरत, गोरा चिट्टा, जैसा कि पहाड़ी लोग होते हैं। वो ताबेदार किस्म का था, तभी सब इससे खुश रहते थे। जो कमरा मुझे और अम्मी को दिया गया था, इसके साथ ही एक कमरा ऐसा भी था जो बज़ाहिर अलग रुख पर बना हुआ था, मगर बवक्ते ज़रूरत दरमियानी दरवाज़ा खोलकर इसे बाकी घर से मिलाया जा सकता था। मुलाजिम का क्वार्टर काफ़ी दूर था और रात में ज़रूरत पड़ने पर दिलावर को बुलाना दिक्कत तलब होता। चूंकि आपा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए जब दुल्हा भाई की रात की ड्यूटी होती तो दिलावर को इसी मुत्तसिल कमरे में ठहरा लिया जाता। इस तरह खवातीन को डर महसूस ना होता। दरमियानी दरवाज़ा मुक़फ़ल रखने की वजह से वो अलग थलग भी रहता। आपा और हसीब भाई दिलावर से बहुत खुश थे। इसमें शक नहीं कि वो हर काम निहायत खुश उसलूबी से करता था। खाना पकाने से लेकर जूते पॉलिश करने तक तमाम हुनर जानता था। सुबह बाजार से सौदा सल्फ लेने जाता तो हम इसे अशिया की फहरिस्त दे देते। वो हर चीज़ उम्दा और ठोक बजा कर लाता। पैसों में हेरा फेरी भी नहीं करता था। दुल्हा भाई और आपा इसे अक्सर जेब खर्च दिया करते कि ईमानदार है, और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। हमें कोयटा आए 1 माह भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के दूसरे बाजू में हंगामे शुरू हो गए। बहुत से आला अफसरान और मुलाजिम उधर भेज दिए गए। इन्हीं में मेरे बहनोई भी थे। ढाका जाने से पहले हसीब भाई ने दिलावर को ताकीद की कि घर और घर की खवातीन का ख्याल रखना। जब तक मैं ना लौटूं तुम छुट्टी लेकर अपने गांव भी मत जाना। हसीब भाई चले गए। इन्हें इत्मीनान था कि अम्मी और मैं आपा के पास हैं, लेकिन अम्मी ज्यादा दिन ना रह सकी। वालिद साहब का फोन आ गया था। वो बीमार हो गए थे और फूफा ने इन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। वालदा ये खबर सुनते ही घर रवाना हो गई, मगर मिन्नत समाजत करके आपा ने मुझे अपने पास रोक लिया, क्योंकि मेरे होने से इन्हें ढारस थी। आपा के घर के सामने एक ऑफिसर का घर था। इनकी बेगम मेरी बहन की अच्छी दोस्त बन गई थी। वो अक्सर आपा के पास आ जाती थी। एक दिन आई तो मुझे देखकर बोली कि शकीला, क्या तुम्हारी बहन की शादी हो गई है? आपा ने जवाब दिया कि अभी नहीं हुई, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो कर देंगे। उन्होंने कहा कि रिश्ते अब यूं ही नहीं मिल जाते। वो जमाने चले गए कि अस खुद पैगाम आ जाते थे। अब तो बच्चियों के लिए रिश्ते तलाश करने पड़ते हैं। क्या अभी तक बात नहीं चलाई? तुम्हारी बहन की उम्र तो काफी हो गई है, अभी से रिश्ते की तलाश में लगो, वरना इस तरह तो बच्चियां घर में बैठी रह जाती हैं और शादी की उम्र निकल जाती है।
आपा ने कहा कि हाँ मिसेस अकरम, जरूर इस बात पर ध्यान दूंगी। मुझे लगा कि मेरी बहन को अपनी दोस्त की बात बुरी लगी है, क्योंकि मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा ना हुई थी कि गहरी तशवीश होती। लेकिन इस खातून ने बड़ी संजीदगी से जो नुक्ता उठाया था, इसने मेरे अंदर की महरूमी को जगा दिया और मैं डिप्रेशन सा महसूस करने लगी। सोचा कि अब्बा बीमार हैं और अम्मा कहीं आती जाती नहीं। आपा के यहाँ चंद माह बाद नन्ना मुन्ना बच्चा हो जाएगा तो वो अपने बच्चे में मशगूल हो जाएंगी। तब क्या मैं वाकई गैर शादीशुदा रह जाऊंगी? ऐसी सोचों ने मुझे बेआराम और उदास कर दिया। काफी दिन बेचैन रही। पड़ोसन की बातों ने मेरे अंदर अजीब सा एहसास जगा दिया था। इस मायूसी से बचने के लिए मैं सारा दिन रिसाले पढ़ती रहती थी। कि दिसंबर की सर्द रात थी। दिलावर रात का खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। कभी कभी वो अपनी साइकिल पर रात का आखिरी शो देखने जाता था। इस रात भी शायद शो देखने निकला। आपा कहने लगी कि ये फिर शो देखने जा रहा है। हालांकि हसीब ने इसे मना किया था कि घर अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, मगर इसको तो सिनेमा जाने का ही शौक है। हमारा कुछ ख्याल नहीं। जाते हुए बताकर भी नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ। आपा को गुस्सा आने लगा। दिलावर जब बाहर जाना होता तो गेट को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। जब आता तो खुद ही ताला खोलकर आ जाता और अपने कमरे में दबक कर सो जाता। वो इस कदर दबे पांव अपने कमरे में जाता कि आहट तक न होती। वो वादा हमारी नींद खराब हो। इस रोज भी मैं जाग रही थी जब वो रात का आखिरी शो देखने निकला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपा सो चुकी थी। तन्हाई से वहशत होने लगी। अजीब सोचों ने घेर लिया। क्या बताऊं कि इस रात तो वहशत एक बला की मानंद मुझ पर टूट पड़ी थी। इस वहशत से बचने को मैं दिलावर के कमरे में चली गई। मुझे मालूम था कि वो फिल्म देखने गया है। चूंकि इसके पास फिल्मी रिसाले होते थे, सोचा वही उठा लाऊं। तस्वीरें देखकर वक्पास कर लूंगी। वो चारपाई पर बड़े सलीके से अपना बिस्तर बिछाकर गया था। सिरहाने रिसाले रखे। सोचने लगी कि ये हर रात आखिरी शो देखने क्यों जाता है। क्या इसे भी नींद नहीं आती? शायद इसलिए ये भी मेरी तरह गैर शादीशुदा है। इसका कोई दोस्त, हम गुस्सार या जीवन साथी भी नहीं। इन्हीं सोचों में गुम मैं इसकी चारपाई पर बैठकर फिल्मी रिसालों की वर्कगर्दानी करने लगी और वक्त के गुजरने का एहसास ना हुआ। तभी एक रिसाला देखकर पसीना आ गया। ये रिसाला आम रिसालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तस्वीरें देखकर मेरे अंदर जज्बात का कहराम मच गया। मैं अभी इसी रिसाले में महव थी कि वो आ गया। मुझे इसके आने का पता भी ना चला। जब इसने मुझे रात गए अपने बिस्तर पर बैठे देखा तो हैरान रह गया। इस रात की तन्हाई कितनी खतरनाक थी। अपनी तमाम तर तारीकियों के बावजूद ये रात मेरी जिंदगी में एक नया अंदाज लेकर आई और मैंने वो सब जान लिया जो सारी उम्र में अभी तक जान ना पाई थी। अफसोस कि इस भयानक रात के सदमे से मैं सुबह तक ना सो सकी। ढाका का सकूत हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जंग खत्म हो गई, मगर मेरी बदनसीब आपा के शोहर लौटकर वापस ना आ सके। वो वहां शहीद हो गए। जब इनकी शहादत की खबर मिली तो आपा की मुख्तसर 2 साल अज़वाजे जिंदगी का दौर खत्म हो गया। 2 माह बाद मकान भी खाली करना पड़ा। वालिद साहब की वफात हो गई। हम बहनें दो अजीज अजान घर के सरबराहों की वफात पर आंसू बहाते क्वेटा से अपने शहर रवाना हुई। आपा की गोद में औलाद का फूल आने में अभी 3 माह बाकी थे। दिलावर हमें छोड़ने हमारे शहर तक आया। जब वो वापस अपने गांव जाने लगा तो इसने मुझे अपना फोन नंबर और घर का पता दे दिया कि अगर जरूरत पड़े या कोई मुश्किल हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। मुश्किल तो आनी ही थी। यही तकदीर का फैसला था। इस एक रात की लग़्ज़िश की सजा मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी थी। घर में कोई मर्द ना रहा था। मैंने आपा को और आपा ने अम्मी को सब कुछ बता दिया। वो थरा कर रह गई। कहने लगी कि अब इसी बदबख्त को बुलवाओ। अगर आ जाता है तो इस कम नसीब को इसके पल्ले बांध देते हैं। आपा ने दिलावर से राब्ता किया। वो आ गया। उन्होंने इसको जो लान तान करनी थी कर ली, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। दिलावर मुझसे शादी करने पर राजी था। यूं सादगी से निकाह करके माँ और बहन ने अपनी और मेरी इज्जत बचा ली।
بے شک وہ معمولی ملازم تھا، لیکن میں بھی تو ایک یتیم لڑکی تھی اور زندگی کے ایک خطرناک موڑ پر کھڑی تھی۔ امی اور آپا نے سوچا کہ چلو کچھ تو میسر آئے گا، میکے میں بھی کیا رکھا ہے، اس کے لیے دنیا کی نظروں میں عزت سے رخصت کر دیں تو اسی میں عافیت ہے۔ خدا کا شکر کہ میرے راز کا پردہ رہ گیا۔ اس راز سے کوئی واقف نہیں کہ یہ شادی کیوں اور کیسے ہو گئی، تاہم میں آج بھی اپنے خدا سے شرمندہ ہوں۔ دلاور میرا ہی نہیں، میری بوڑھی ماں کا بھی سہارا ہے۔ اس کے مضبوط بازوؤں نے ان کے بڑھاپے کو تھام لیا ہے۔ میں اور وہ عاصی ضرور ہیں، تبھی ہم دونوں ہر گھڑی توبہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری خطا کو بخش دے، کیونکہ وہی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ یوں چند ہی سال بعد والدہ نے ان کی شادی اپنے ایک عزیز کے بیٹے سے کر دی، جن کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر وفات پا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں آباد ہے۔ میں اور امی دلاور کے گھر سر چھپائے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔